नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की समाजशास्त्र की पुस्तक भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास का अध्ययन करेंगे। इसके तहत हम एक नया अध्याय भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ देख रहे हैं। यह इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और पहला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों का क्या महत्व है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या महत्व है। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल के महत्व को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं राजनीतिक दल के बारे में। तो राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है, ठीक है, क्या होता है, एक संगठन होता है जो संपूर्ण देश या समाज के व्यापक हित के संदर्भ में अपने सेवार्थियों को हितों को बढ़ावा देने के लिए निश्चित सिद्धांत, नीतियाँ और कार्यक्रम विकसित करता है। इन्हें कार्यान्वित करने के उद्देश्य से शक्ति प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो राजनीतिक दल क्या है, संगठन है जो संपूर्ण देश या समाज के हित के लिए क्या करता है, कुछ निश्चित सिद्धांत, नीतियाँ, कार्यक्रम विकसित करता है और इन्हें कार्यान्वित करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, सत्ता प्राप्त करना चाहता है, चुनाव लड़ता है इसके लिए। ठीक, आगे देखते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व क्या है। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का व्यापक महत्व होता है, इसीलिए राजनीतिक दलों को लोकतंत्र की धमनियाँ और रक्त कहा जाता है। ठीक है, लोकतंत्र में इनके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के तहत देखा जा सकता है। तो राजनीतिक दल ही सत्ता प्राप्त कर शासन का संचालन करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि ये सत्ता प्राप्त कर शासन का संचालन करते हैं। ठीक, दूसरा है राजनीतिक दल आम नागरिकों के वास्तविक प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो आम नागरिकों क्या होते हैं, वास्तविक प्रतिनिधि होते हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक दल सरकार तथा आम नागरिकों के मध्य सेतु के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, एक ब्रिज के रूप में काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जन आकांक्षाओं को सरकार तक तथा सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को नागरिकों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जो जन आकांक्षाएं हैं, जो जनता चाहती है सरकार से, वे बातें सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार की नीति, कार्यक्रम, योजनाएं भी, जो भी चीज़ें हैं, वो आम नागरिक तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इस प्रकार राजनीतिक दल लोकतंत्र को स्थानीय स्तर पर पहुंचाने, ठीक है, लोकतंत्र को क्या कर देते हैं, स्थानीय स्तर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आम जनता का जुड़ाव उससे सुनिश्चित करते हैं तथा सामाजिक आर्थिक विकास, ठीक, सुनिश्चित कर सामाजिक सौहार्द स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये अपना निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देखकर इसका आंसर लिखने का प्रयास करें। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में विभिन्न केंद्रीय मूल्य अपनाए गए हैं, उनका वर्णन करें। ठीक, तो भारतीय संविधान में क्या, जो भी केंद्रीय मूल्य अपनाए गए हैं उनके बारे में बताना है। तो भारतीय संविधान में केंद्रीय मूल्य केवल पश्चिम की देन नहीं है, पश्चिम की देन भी है लेकिन केवल पश्चिम की देन नहीं है, बल्कि ये हमारे प्राचीन महाकाव्य, कृतियाँ और विविध लोक कथाएँ, संवादों, परिचर्चाओं, अंतर विरोधी स्थितियों से प्राप्त मूल्यों से अपनाया गया है। ठीक है, यानी जो भारत में प्राचीन काल से जो भी महाकाव्य हैं, कृतियाँ हैं, लेख हैं, है न, रचनाएं हैं, लोक कथाएं हैं, आमजन के बीच में जो कहानियाँ हैं, वो संवाद, परिचर्चा, है ना, डिबेट्स वगैरह जो भी हुए हैं, उनसे जो भी मूल्य उत्पन्न हुए गए हैं उनको भी संविधान में अपनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, ठीक है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 उन मूल्यों का उल्लेख करता है जो संविधान में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, इस अधिवेशन में कुछ मूल्य सुनिश्चित किए गए थे, ठीक है, ताकि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जाए और ये संविधान में अपनाया भी गया। भारतीय संविधान में अपनाए गए केंद्रीय मूल्यों की बात करें तो वे निम्नलिखित हैं। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना। पहला मूल्य क्या है कि हम एक ऐसी शासन प्रणाली अपनाएंगे जो प्रभुत्व संपन्न होगी, यानी हम अपने निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र होंगे, हम पर किसी भी आंतरिक या बाह्य शक्ति का प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, और हम समाजवादी होंगे, यानी समाज में हम समानता लाने का प्रयास करेंगे। पंथ निरपेक्ष होंगे, किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब हुआ कि जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, ठीक है, जैसे भारत में राष्ट्रपति है, वह एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, कोई राजा या कोई मनोनीत व्यक्ति नहीं होगा। ठीक है, तो ये मूल्य अपनाया गया। दूसरा पॉइंट बात करें तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना करना। ठीक है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी है, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, लिंग का हो। ठीक है, समानता स्थापित करनी है ना।
बंधुत्व की स्थापना करनी है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव। कल्याणकारी शासन प्रणाली की स्थापना, ठीक है, कल्याणकारी शासन प्रणाली की स्थापना कर सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। हमें एक ऐसी शासन प्रणाली स्थापित करनी है जो कल्याणकारी हो और जिससे सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो सके। उपर्युक्त के अतिरिक्त भारतीय संविधान के केंद्रीय मूल्यों में बौद्ध धर्म, जैन धर्म के सिद्धांतों, स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों और गांधीवादी विचारों का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ऊपर युक्त के अतिरिक्त हमने क्या देखा कि बौद्ध धर्म के जो भी विचार हैं, जो भी सिद्धांत हैं, और जैन धर्म के जो भी विचार और सिद्धांत हैं, उनको भी भारतीय संविधान में अपनाया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी बातें निर्धारित की गई थी कि जब देश आज़ाद होगा तो ठीक है कि ये सारे मूल्य अपनाए जाएंगे, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सारी चीज़ें, ठीक है, सब धर्मनिरपेक्षता, ठीक, और गांधीवादी जो ही विचार हैं उनको भी भारतीय संविधान में अपनाया गया है। तो इस तरह से हम भारतीय संविधान के केंद्रीय मूल्यों को देखते हैं जो मुख्यतः भारतीय परंपरा से ही, भारतीय संस्कृति से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है, हालांकि इन पर पश्चिमी संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा है। ठीक, तो इस वीडियो में हमने 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।